नमस्कार, मैं रामेश्वर धायल, जयपुर राजस्थान से। आज 11 11 अगस्त 11 अगस्त। 2023 हम आए हुए हैं कैलाश जी चिल्लर के फार्म पे, जो पिलानी और लोहारू के बीच में है। हाँ जी। तकरीबन 175 बीघा का फार्म है ये, और बड़े किसान हैं, कॉरपोरेट जगत से आए हैं। बाकी इनका परिचय आप ही बताएंगे। साहब, परिचय आपका। नमस्कार रामेश्वर जी, आपका यहाँ पे वक्त निकाल के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं बेसिकली रहने वाला हरियाणा का हूँ जी। और तकरीबन 24 साल कॉरपोरेट में काम किया अभी तक। और पिछले 3-4 सालों से मैं कॉरपोरेट जगत में काम करने के बाद और यहाँ पे हालातों को देखने के बाद, और चारों तरफ जो हालात हो रहे थे, हमारे गांव के अंदर भी तकरीबन मेरे संगी साथी जो बचपन के थे ना, जी। पिछले 10 सालों में तकरीबन 10-11 जने कैंसर से जा चुके हैं। बिल्कुल। अब रिसेंटली 3 महीने पहले ही बचपन में का साथी मेरे भाई लगता था, और अभी आईआईटी पास आउट करके और काफ़ी अच्छे कॉर्पोरेट में नौकरी लगी थी जी। और शादी होके एक बच्चा हुआ ही था, और 4 साल में बताओ कैंसर की वजह से वो गुजर गए। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से देख रहे थे जी। और हालातों को देखते हुए सब देखा कि कॉरपोरेट की मारामारी से निकल के और कुछ चीज़ों को ठीक किया जाए। उन सबको देखते हुए फिर काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने सोचा कि भाई इसके अंदर एक है ना, प्राकृतिक खेती का जो है ना, उसका काम शुरू किया जाए। और उसी सिलसिले में फिर हमने 2 साल की रिसर्च के बाद और काफ़ी ढूंढा, ज़मीन देखी, 2021 में हमने ये काम शुरू किया। अच्छा। तो आज लगभग 2.5 साल मतलब इस फील्ड में लगे हुए हो गए जी। और कहने को तो मतलब हमारे बुजुर्ग पिताजी दादाजी और उनके सारे खेती परिवार से रहे हैं, बट हम टेक्निकली मतलब खेती से दूर ही रहे हैं। 20-25 साल दूर चले गए। दूर ही चले गए थे, जो वहाँ एसी कमरों में रहते थे। बचपन एसी में तो गाड़ी की होगी आपने भी खेती, कुछ देखी बचपन होगी। में तो जी जाते थे तो दादाजी के हाथ बटाते थे, हाँ। ऊँट चलाते थे, उनके साथ खाद फेंकते थे, कटाई करवाते थे, लावनी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फसल के लिए ऊँट चलता था तो उसको पकड़ के घुमाते थे, तो वो एक फन टाइप का था। लेकिन हाँ। खेती तो बचपन से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खेती तो खैर हमारे डीएनए में मतलब कहते थे, बिल्कुल। वो तो जनरेशन बाय जनरेशन आ ही रहा है। आ ही रहा है। तो बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम खेती से बिल्कुल अनजान थे, हाँ जी। बट 25 सालों में खेती में कितना बदलाव आया हमें तो पता नहीं था। आज खेती कैसे हो रही बिल्कुल आइडिया नहीं था। सुनते आ रहे थे कि अब खेती में सिर्फ जहर ही जहर जा रहा है, बिल्कुल। और जहर के साथ लाइफस्टाइल दोनों चीज़ें मिला के मानव जाति को खराब करने में लगी हुई है। ठीक बात है। आज हर दूसरे दिन रिपोर्ट आती है, 50 सालों में ये हो जाएगा, अगले 30 सालों में इतने बच्चे ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं, कैंसर अच्छे फैलने वाला है। तो इन सबको देखते हुए लगा कि यार कॉर्पोरेट की मारामारी छोड़ो, कुछ अलग चलते हैं, गाँव की ओर चलते हैं। इस सिलसिले में चल के फिर हम लोग यहाँ पे आए। तब शुरुआत करी। शुरुआत आसान नहीं थी जी। जिसको मतलब खेती का ज्ञान नहीं है और घर परिवार वालों का मोरल सपोर्ट तो था, बट लड़ाई खुद ही लड़नी थी। तो इस जंगल में अकेले आके बैठे। आज 2-2.5 साल बाद बहुत मतलब चीज़ों को देख के खुशी है, लेकिन लड़ाई मतलब बहुत ही मुश्किल भरी रही और काफ़ी मतलब सीखा। एक चीज़ समझ में आई कि आप कागजी या किताबी शिक्षा लेके अगर कूदते हो ना जी, और धरातल की आपको सच्चाई नहीं है जी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। किसी चीज़ के अंदर कूदने से पहले धरातल की सच्चाई जानना। हमें तो पता ही नहीं था कि ज़मीन कितनी ख़राब हो चुकी है, कितनी खरपतवार है, कितनी बीमारियां हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आपने खरपतवार और बीमारियों से करी है? बहुत ज़्यादा जी। जब हमने ज़मीन देखी थी, ज़मीन देखने आए थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था। पता चला बाद में कि स्प्रे करके बिल्कुल साफ़ सफाई रखते हैं, घास वास होती नहीं है। लेकिन वैसे जब आप धरातल उतरे और आपने सोचा कि वे थोड़ी बहुत खरपतवार होगी, आपने जहर डालना बिल्कुल बंद कर दिया, तो खरपतवार से जूझते 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 आदमी की ना हिम्मत टूट जाती है हकीकत में। तो ये सारी चीज़ें फील्ड पे आने पे पता चलती हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है, पैशन है आपका कि कुछ हो जाए, इससे लड़ना है और लड़ के आगे बढ़ना है, तो फिर चीज़ें उस हिसाब से उतनी मुश्किल नहीं लगती। लेकिन डेफिनेटली मतलब लड़ाई की शुरुआत आसान नहीं थी। आपके पास एक फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, तो आपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से जो चीज़ें कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते थे, वो तो कर लिया।
लेकिन आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि खरपतवार की कितनी बड़ी समस्या है, बीमारियों की कितनी बड़ी समस्या है, मजदूरों की कितनी बड़ी समस्या है। पर धीरे 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 जूझते जूझते आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए साहब, हम्म, अब इन चीज़ों से जूझते हुए जब आप जैविक खेती के लिए या प्राकृतिक खेती के लिए जिस जो जहरमुक्त खेती के कॉन्सेप्ट में आप आए, तो आप टीसीबीटी को फॉलो कब से करने लगे, और टीसीबीटी के साथ क्या टीसीबीटी के अच्छे गुण थे और क्या उनकी कमियां थी, क्या उनके झूठ थे, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए आप। देखिए, लगभग 2019 के आसपास शुरुआत में ना हमने इस दिशा में सोचना शुरू किया जी और उसी टाइम पे हमने 2019 के मध्य में हमने ज़मीन देखना स्टार्ट किया जी और 2021 में जाके ज़मीन मिली। जी। तो जो 2-2.5 साल का टाइम था ना जी, हाँ जी, वो सारा हमने इंटरनेट पर रिसर्च करना, बिल्कुल। क्या करना है, कैसे करना है, क्या समस्याएं चल रही हैं, जी उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो ये सब हमने काफ़ी मतलब साइंटिस्टों को भी सुना, जो बड़े किसान थे और जो पुराने प्राकृतिक खेती करने वाले किसान थे, सबके बारे में सुना। 2-4 किसानों के जो पुराने कर रहे थे काम, उनके खेतों पे भी जाके देखा मैंने, जी समझा। तो करते 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 मैं तकरीबन 2021 के टाइम, मुझे याद नहीं बट मध्य के आसपास है, ज़मीन हमने ले ली थी। हाँ हाँ, तो मैं ज़्यादा टाइम अपना इंटरनेट पे ही निकालता था जी, ठीक है। कि यहाँ साइंटिस्टों के रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ, हम्म, लोगों की बातें सुन रहा हूँ। गूगल पे हर चीज़ सच्चाई नहीं होती, लेकिन आप 10 लोगों को सुनते हो तो आपको फैक्ट पता चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनते सुनते लगभग उसी टाइम की बात है, मेरे ख्याल से ज़मीन तो ले ली थी। तो कहीं से एक वीडियो लिंक मिला ताराचंद जी का ना। तो ताराचंद जी का जब पहला वीडियो मिला, उसके बारे में मैंने तकरीबन 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे का वीडियो था। पंजाब में कहीं दे रहे थे और पंजाब की समस्याएं तो सबको पता थी कि बिल्कुल, इतना बिल्कुल। बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, कैंसर इतना फैल रहा है, जहर जितना डाला उसका असर देखने। तो उनका वीडियो मैं सुन रहा था। उनको सुनते 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 मुझे लगा कि यार, बंदा जो कह रहा है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक शायद है ना रिसर्च किया हुआ लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलरेडी इंटरनेट पे देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, बिखरी हुई हैं। ये बंदा चीज़ों को इकट्ठी करके और एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि समस्या कहाँ है और उसको हल करने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। ठीक बात है। एक ऐसी आशा आशा लगी आपको इनसे लगी जी। दूसरा ये कि ये अपने आप में मतलब जिस हिसाब से इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया कि खेती जो है वो एक धर्म है जी एग्जैक्ट। और इसको आप जो कहते थे ना पंच महाभूत, हाँ जी बोले कि खेती एक धर्म है और आपको पंच महाभूतों की सेवा करनी है। जी पंच महाभूतों की सेवा करोगे और वो ठीक हो जाएंगे जी तो खेती आपकी अपने आप ही ठीक हो जाएगी और आप पंच महाभूतों। तो बातें सारी बातें सुन के मुझे लगा कि हाँ ये काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी साइंटिफिक है। और फिर पता चला कि वो काफ़ी बड़े मतलब लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने सुना किसानों का एक एफपीओ भी बना रखा था उन्होंने, राहा के नाम से। हाँ, एफपीओ। तो मुझे लगा कि ये ताराचंद जी जो है किसानों के उसमें है ना काफ़ी काम कर रहे हैं जी और ये किसानों के सच्चे हितैषी होंगे। जी ऐसा करते करते मैं उनके साथ जुड़ गए। जी तो वीडियो था, फिर कहीं से मुझे उनका वीडियो में कांटेक्ट नंबर मिला। बिल्कुल। कांटेक्ट नंबर मिला तो वो शायद उनकी धर्मपत्नी मिताली जी का था। जी उनसे बात हुई। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने उन्होंने तो बातचीत के बाद मुझे उन्होंने उनका नंबर दिया। फिर मैंने उनसे बात की, आपका वीडियो सुना है और आपकी जो चीज़ें हैं, आप जो समझा रहे हैं काफ़ी लॉजिकल समझा रहे हैं और मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। जी और प्राकृतिक खेती के बारे में जो मैंने प्लान बनाया था, सारा कुछ देखने के बाद कि मुझे किस दिशा में जाना है, वो मैच कर रहा था इनके साथ। मैं उनको मैच कर रहा था जी तो मैंने कहा जी मैं आपके साथ और आपकी पद्धति से काम करना चाहता हूँ। और भी चीज़ें पढ़ी, मैंने कहा आपके जो फॉर्मूले हैं मैं खुद अपने लेवल पे लोकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बातचीत बढ़ी आगे। फिर उसके बाद उसी साल वो आए फार्म पे, 3-4 बार आए हैं मतलब अभी तक। तो धीरे 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 फिर उस हिसाब से मैं उनके साथ उनकी पद्धति से काम करने लगा।
क्योंकि आप थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हो, चीज़ों को अच्छे से समझते हो, आम किसान की तरह समस्या वो नहीं होती कि चीज़ें समझ में ना आए क्या करना है कैसे करना है। तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को समझ के अपने लेवल पे जैसे वो बताते थे, जैसे उनके फॉर्मूले बने उस हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। जी। और तकरीबन मैंने लगभग 1.5 साल तक है ना उसको आंख बंद करके फॉलो किया। 1.5 साल तक। 1.5 साल तक। अच्छा। मेरा पहला ऑर्डर उनके पास गया था लगभग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट शायद हो सकता है सितंबर अक्टूबर 2021 में। जी। कितना वैल्यू का? मैंने 5 लाख का मंगाया था। पहला सामान 5 लाख का हुआ। अभी तक कितना सामान खरीद चुके हैं आप इनसे? जी मैं टुकड़ों में मंगाता हूँ और मुझे थोड़ा जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट मिलने के लिए 1 से 1.5 लाख की वैल्यू कम होनी से मतलब कम ना हो। हाँ। तो करते करते ये मिट्टी भी ट्रक भर के मंगवाया था, लगभग मेरे ख्याल से 17 से 18 या 19 लाख तक का 19 लाख रुपए का सामान आप उनसे खरीद चुके हैं? खरीद चुके। 18 से 19 लाख रुपए हाँ। का सामान खरीद चुके हैं। ये मिट्टी कब खरीदी थी? ये मिट्टी आई थी मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के आसपास। अच्छा, करीब 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने तो इस मिट्टी को खरीद के 8-10 महीने ज़्यादा ही हो गया जी। अच्छा, कहीं कहीं यूज किया आपने इस मिट्टी को? इस मिट्टी का जी जैसे वो बता रहे थे कि खेतों में डालनी है, हाँ। तो मैंने खेतों में तो सीधा नहीं डाला जी। अच्छा। लेकिन मैं जितना कंपोस्ट खाद मिलाता था, अच्छा। कंपोस्ट खाद के अंदर इसको मिला के छोड़ा और उसके अंदर फिर जो आपके कैप्सूल कल्चर वगैरह है वो छोड़ा। फिर दूसरा ड्रम्स में अपना कैप्सूल कल्चर के साथ घोल के आपने 5 किलो डाल दिया, 200 लीटर का बना दिया ड्रम कैप्सूल कल्चर का। उसको छान के स्प्रे में चला दिया, ड्रिप में चला दिया, स्प्रिंकलर्स के साथ चला दिया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये तकरीबन 25 टन माल था। अभी भी मेरे ख्याल से तकरीबन 10 टन के आसपास माल बच रहा होगा। तो इसके आप कितने आप इससे मिट्टी से इसके टीसीबीटी के किन प्रोडक्टों से आप ज़्यादा संतुष्ट हैं और कौन से प्रोडक्ट इनके हैं जो? मैं टीसीबीटी की बात करूँ ना तो टीसीबीटी का जो शुरुआत में मेरी समझ बनी थी ना जी, भाई आप किसी दिशा में काम कर रहे हैं तो आपका कोई मिशन होगा, ठीक बात है, आपका कोई विजन होगा, बिल्कुल। आप किसकी भलाई करना चाहते हो, कैसे भलाई करना चाहते हो, कितनी भलाई करना चाहते हो, वो आपके मिशन और विजन से क्लियर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में जो चीज़ मुझे समझ में आई इनका मिशन और विजन ना, जी, धीरे अब जाके मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ है ना बहुत ही मतलब 180 डिग्री पे है। जो ये बातों से लगता है कि इनका मिशन और विजन क्या है, जो मुझे मतलब मैं देसी भाषा में समझूं तो ये इधर का रास्ता बता रहे थे कि हम इधर जा रहे हैं और ये एग्जैक्टली जा इधर रहे हैं। इनकी जो काम करने की पद्धति है वो ऐसे है। हाँ। और जो दिखाते हैं भाई कि हमारा मिशन विजन ये है, हाँ, उसमें पूरा 180 डिग्री का वो है, उल्ट विपरीत है एकदम। विपरीत है। हाँ, कोई मेल नहीं आपस कोई में। नहीं। प्रोडक्ट की जहाँ तक बात करूँ, कुछ प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस तो मुझे दिखी नहीं जी। अच्छा, जैसे और देखिए इसके अंदर जैसे कि इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, अगर जैसे मिट्टी है जी, मिट्टी का मैंने लगभग आप देखिए 25 टन में से 15 टन के आसपास या 13 टन के आसपास डाल दिए अभी तक। जी, आधी मिट्टी डाल चुके हैं। आधी मिट्टी डाल चुका हूँ। और जिस और तरीके एक से आपने मिट्टी डाली है वैसे रिजल्ट भी आने चाहिए थे, वैसा मुझे दिखा नहीं जी। दिखा नहीं। अब फसल गुट्टी का इतना डाला मैंने जी, फसल गुट्टी का कोई फायदा मुझे नजर नहीं जी, दूसरा जो इनका एक सबसे जो मुझे चीज़ बहुत ही मतलब लगा कि जहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन्होंने बहुत सारा ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जीवाणु बेस्ड। अच्छा, जिसमें कैप्सूल कल्चर M+, V+, PM+। अच्छा, उसको लेके कभी मतलब सच्चाई बताई नहीं कि उसको आप थोड़ा तरीके से अच्छे से काम करें तो कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। अब जैसे जीवाणु कोई भी उठा लीजिए आप, वायरस वगैरह का तो मैं कह नहीं सकता, बट फंगस और बैक्टीरिया जितने भी हैं ये तो मुझे आज समझ में आ गया। उसको आप ज़्यादा लैब जैसा इन्वायरमेंट तो नहीं दे सकते, बट ढंग से बनाए ना तो उसको काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक बात है। एक लिमिट तक जाने के बाद आपको फिर से नया रीसेट करके नया शुरू करना पड़ता है जी। अब जैसे कि मैं बताऊं, ट्राइकोडर्मा का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इनका फफूंद नाशक वो आता है ना। अब ट्राइकोडर्मा वैज्ञानिक कहते हैं कि यार आपने एक बार खरीद ला और जिंदगी भर यूज कर लो। ठीक बात है, मल्टीप्लाई करते जाओ। जाओ। और मैंने तो कितनी
मतलब हजारों बोतलें ट्राइकोडर्मा की चला दी। क्यों बताया गया? अच्छा, इनसे हजारों बोतलें खरीद ली आपने ट्राइकोडर्मा हाँ, की? क्योंकि ट्राइकोडर्मा आज की तारीख इन्होंने टोका नहीं आपको किसी ने नहीं कि टोका आप ये क्या कर रहे हो, ना क्यों ना क्यों ले रहे हो? ना। एक ट्राइकोडर्मा की बोतल हाँ। 500 लीटर की आती है, 500 ml 500 ml की, सॉरी, जी। 500 ml की बोतल 200 लीटर ड्रम में बनानी है, 7 दिन रखना है, 2 किलो गुड़ डालना है और चला देना है। अच्छा। अब वही चीज अगर आप थोड़ा अच्छे से ढक के और अच्छे कपड़े से और हाँ, हाँ। उसको यूज करते रहो, हाँ मैं कह रहा हूँ कि 5000 लीटर भी बना लो तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं नहीं है कोई जी। दिक्कत नहीं है। 5000 लीटर बनाने का मतलब क्या हो गया जी? 5000 को 200 का भाग दोगे, 25 ड्रम बन सकते हैं। बिल्कुल। मैं 25 बोतल बचा सकता था, एक बोतल से 25 ड्रम बन सकते थे आराम से। तो ये इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आपके पैसे खर्च हुए और समय बर्बाद हुआ। तो वो चीज देखी कि अब M+V+ है, V+ में भी जनरली आपके फंगस वगैरह की वो है, उसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैं तो मानता नहीं, लेकिन ट्राइकोडर्मा कितना खरीदा आपने, कितनी बोतल खरीदी? कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। मैं तो 500-700 बोतल, ज्यादा ही खरीद लिया। 500-700 बोतल से ज़्यादा इन्होंने ट्राइकोडर्मा खरीदा है। और सोल और टीसीबीटी वाले आंख बंद करके, मैं कहूँगा मतलब घोड़े बेच के सो रहे थे, और भारत के किसान का पैसा अनाप शनाप जा रहा था, उनके जेब में जा रहा था, ऑर्डर उनके पास आ रहा था। उनको ये देखना चाहिए था कि ये किसान इतना ट्राइकोडर्मा लेके क्या कर रहा है। बुद्धिजीवी तो वो थे ना, किसान था वो तो, किसान के साथ में इस तरह की चीजें। दूसरे और इनके कोई प्रोडक्ट जिनसे आप देखिए ट्राइकोडर्मा है, अब ट्राइकोडर्मा तो काम करेगी, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन जहाँ पे 500 रुपए की बोतल आपका 25 ड्रम बना सकती थी, उसके पीछे एक ही ड्रम बना जी, तो आप देखिए कि कितना बड़ा मतलब वो चीज हुई है। उनको तो बोतल बेचनी थी ना आपको क्वांटिटी में। हाँ, तो ऐसे ही V+ था, हाँ M+ था, जिसको आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो आपका तेल बेस्ड बॉटनिकल प्रोडक्ट है, वो तो तेल है, हाँ। उसका तो आपको बीमारी आई तो डालना डालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं। मल्टीप्लाई नहीं होंगे वो तो। लेकिन जितनी जॉन बेस्ड है, वायरस वगैरह का मैं कह नहीं सकता, बट फंगस और बैक्टीरिया तो क्लियर हो गया मेरे को भी हाँ कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बिल्कुल। ताराचंद जी पिछले साल मेरे यहाँ पे आए थे। अच्छा, वो हाथी के कान जैसे सरसों के पत्ते आप ही हाँ, के खेत में थे? हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने बताया था उन्होंने किसी वीडियो में कि हाथी के कान जैसे सरसों के पत्ते हैं, और फिर वो कान जैसे सरसों के पत्ते दिखा के गायब हो गए। उसके बाद इनकी सुध लेने के लिए ना कोई फोन आता है और ना कोई पूछा जाता है कि आपकी पैदावार कितनी हुई उस सरसों की और आपने क्या पाया। बताइए सर। देखिए, मैंने सरसों के अंदर जब वो आए थे ना, तो ये बेसिकली क्या है कि मैं आपको बताऊं कि ये सरसों के बीज में खरीद के लाया था। हरियाणा में टीसीबीटी के फॉलोअर है कृषि शर्मा। अच्छा। तो यहाँ से उनका गांव है कोई 30 किलोमीटर। हाँ हाँ हरियाणा में लोहारू से आगे रोहिणी रोड पे उनका गाँव है। बिल्कुल। तो उनका वीडियो देखा था ताराचंद जी के, उससे पहले मैं सरसों का बीज उससे पिछले साल लेके आया था मेरठ से। मेरे एक पुराना दोस्त है, वो तकरीबन 2012 से जैविक खेती कर रहे हैं, तो वो तो वर्मी कंपोस्ट और आपका बेसिकली नीम ऑयल वगैरह का और छाछ की बेस पे कर रहे हैं वो। मतलब कंपोस्ट खाद कितना डाल दिया साहब आपने इस यहाँ पे कंपोस्ट खाद मैंने ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा। मैंने एक्चुअली मैं पहले साल तकरीबन 100 टन खाद तैयार की थी पहले साल। अच्छा। और उसके साथ हरी खाद की थी। अच्छा। पहले साल में गोबर की खाद इकट्ठी करना गौशाला से बहुत मुश्किल था, उसको कंपोस्ट करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी आपने 100 ट्रॉली पहले तो साल मैंने तैयार करके डाली 4-5 महीने करके ना, और उसको डलवाने में और ज़्यादा महाभारत थी यहाँ पे। हाँ। 100 ट्रॉली को खाली करना खेत में, मतलब कोई सिस्टम मिला ही नहीं। फिर हरी खाद करी आपने? फिर दोबारा हरी खाद की। फिर हरी खाद किसकी की साहब आपने? ढेंचा की करी। वो अच्छा। आज तीसरी बार और की है मैंने। और उसके बाद कंपोस्ट दोबारा बनाया? कंपोस्ट दोबारा बनाया, बट मैंने फिर 4 ही ट्रॉली बनाई। अच्छा। और उसको लिमिटेड अमाउंट में, जैसे ये बताते थे सुपर सॉइल और सुरपाल नमक वगैरह उन सब के साथ है ना मिला के फिर मैंने दिया 2-3 क्विंटल पर एकड़। अच्छा। दिया। तो थोड़ा बहुत कंपोस्ट खाद का तो देखो जी फर्क आता ही है। कंपोस्ट खाद तो आपने खाद है अपने आप में, खाद सभी कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, कैसा भी खाद गोबर डलेगा खेत में तो पैदावार होनी है, इसमें तो क्या रॉकेट साइंस है। अब उसके अंदर देखिए पाला पड़ा, तो पाले के अंदर 3 पाले पड़े यहाँ पे जी, और गलत टाइम पे पड़े। पहले पड़ता तो नहीं, टीसीबीटी में तो ऐसा कहते हैं ना, गुरुजी तो दावा करते फिरते हैं, उछल उछल के वीडियो बनाते हैं पाले से। सुना मैंने भी था कि प्राकृतिक खेती के अंदर है ना बचाव, पाले से नुकसान ही नहीं होगा, ये तो ये कहते हैं होगा या कम होगा, लेकिन उसका असर मुझे दिखा नहीं। मैंने बेसिकली 2-3 क्विंटल कंपोस्ट खाद सुपर वगैरह के साथ डाली, फिर जो अपने
2-3 क्विंटल प्रति एकड़ सुपर सोइल के साथ मिला के कंपोस्ट खाद डाली। हाँ जी, ठीक है। 1 किलो जैसे मिलाते हाँ हैं। हाँ। फिर अपना एनपीके का स्प्रे किया, एनपीके का स्प्रे किया। ठीक है। तो 3 स्प्रे अपने खनिज के और नैनो नाइट्रोजन और ओकेपी वगैरह है ना, उन सबका स्प्रे किया 3 स्प्रे खनिज के किए, नैनो नाइट्रोजन के, और ओकेपी ओकेपी के कर दिए, कंपोस्ट खाद पहले डाल दी, सुपर सोइल और कंपोस्ट खाद तो मैंने जी तकरीबन 3 बार डाली। हाँ। अच्छा, वो 2-2 3-3 वो बेसिकली आपने अक्टूबर में बुआई करी, दिसंबर में डाल दी, तो दिसंबर में गुड़ाई करवाई मैंने, ठीक तो है। उसके साथ मिल गई जी। फिर बारिश आई, हम्म। तो बारिश से पहले जैसे मौसम बन गया आने वाली है, तो उससे पहले डाल दिया फिकवाई। फिकवाई बन ठीक गई। है। और उसके बाद अपना बारिश के बाद थोड़ा सा 15 जनवरी के आसपास दवाई की और फिर फरवरी के स्टार्टिंग में थोड़ी सी दवाई। तो पाले से आपकी सरसों में नुकसान हुआ, तो इन लोगों ने कुछ बताया नहीं कि भाई पाले से आप ऐसे? पाले के नुकसान के ऊपर तो बेसिकली वही बात कर रहे हैं जो कि ये केमिकल वाले करते हैं। अच्छा। केमिकल वाले भी जानते हैं सल्फर की, आप अपना स्प्रे करिए, सल्फर बचाता है। अच्छा। पानी की नमी अच्छी से बना के रखो, तो ये लोग भी पानी देते हैं। अच्छा। तो बेसिकली एज सच इन्होंने कहा कि गोमूत्र का फर्क पड़ेगा। अब गोमूत्र का फर्क मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं गोमूत्र के फर्क से, गोमूत्र के छिड़काव से पाले में कोई फर्क पड़ेगा ऐसा लगा नहीं आपको? इतना खतरनाक पाला है, सब कुछ जम गया था जी। हाँ हाँ। पत्ते ना बिल्कुल बर्फ ऐसे इतनी मोटी मोटी ना। हाँ नहीं, वो तो और पाला गिरता है। तो उसमें गोमूत्र कैसे करेगा? तो कुल मिला के पाले का कोई ऐसा मुझे है ना असर। तो क्या पैदावार आपकी सरसों की आई साहब? पैदावार तो जी जिस हिसाब से मैंने देखा और मेरे सरसों का भूसा निकला, लोग हाँ। कह रहे थे कि भाई इसके अंदर कम से कम भी 8 क्विंटल करीब निकलना चाहिए था। हाँ। लेकिन कुल मिला के पत्ते ज़्यादा बड़े थे मेरे। अनाज जो निकला तकरीबन एवरेज 5.5 पौने 6 क्विंटल पर एकड़। 5.5 पौने 6 क्विंटल पर एकड़ आपने सरसों का उत्पादन उसमें प्राप्त मैंने किया। पूछा- और आपके पड़ोसी किसानों के उनके भी लगभग उतना ही निकला। लगभग उतना ही निकला। आपने 20 लाख का 19 लाख का इनसे सामान भी खरीद लिया, हाँ जी। 100 ट्रॉली कंपोस्ट खाद बना के भी डाल दिया, और भी चीजें सारी जो जानते थे वो सारे प्रयोग कर लिए। उसके बाद जो पड़ोसी किसान हैं जो रासायनिक और यूरिया डीएपी से ही खेती करते हैं, यूरिया डीपी करते हैं। तीसरा चीज तो नहीं डालते वो कुछ? ना, कुछ नहीं डालते, अपने रूटीन का डीएपी का 1 कट्टा है। हाँ। और उसके बाद 2 से 3 कट्टे यूरिया के फिक्स है इनका। मतलब कोई फॉर्मूले में कोई वो नहीं है, सिंपल है। हाँ। बीजाई करने से पहले डीएपी बीज देते हैं, उसके ऊपर से सरसों गेहूं चने के बीज देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद यूरिया डाल देते हैं, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, बस 2 या 3 बार यूरिया डाल देते 3 बार यूरिया। उन्हीं के बराबर है पैदावार अपने प्राप्त करी, उन्हीं किसानों के बराबर। और खर्चा अपना, मेहनत और खर्चा 10 गुना हो जाता है। मेहनत और खर्चा यहाँ टीसीबीटी के साथ में 10 गुना हो गया। और रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा नहीं जो अपने रिजल्ट मतलब बराबर ही मान के चलो कि पैदावार जो थी ना। नहीं, वो तो दे रहे हैं ना, सरकार भी जो यूरिया डीएपी से पैदावार करवा रही है वो करवा ही रही है, फिर ये क्यों गुमराह करते हैं लोगों को? देखिए जी, हमारा मिशन ये था कि पैदावार अपनी जगह है, और जमीन आज की तारीख में जमीन खराब हो रही है, जमीन के नीचे का पानी का दोहन खराब हो रहा है, पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, हवा खराब हो रही है, समाज की हालत खराब, सेहत खराब हो रही है। हमारा आने के उद्देश्य तो यहाँ पे जीविका चलाना भी था, लेकिन साथ में इस प्रकृति को भी बचाने का था। जी जी। तो उस टाइम पे ये नहीं देखा कि वो तरीका कितना आसान है। वो तरीका आसान था, बीमारी नहीं होती तो मैं एसी कमरे में बैठ के कॉर्पोरेट में काम ही करता ना। हाँ सही बात है। खेत में नहीं आता। पूरी हालत खराब हो गई है, बाल उड़ गए जी 2 साल में हाथी ठीक बात है। हाँ हाँ। लेकिन लगा कि वो तरीका पद्धति गलत है, उसको बदलने की जरूरत है। आप जाओगे बदलोगे, तो वो सोच के आप यहाँ पे आए। फिर लगा कि इन प्रोडक्ट्स में दम होगा, दम है तो पैदावार अच्छी होगी। देखिए, ये तो सब कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, वे किसान भी मानता है कि यूरिया की नाइट्रोजन का मुकाबला जैविक के लिए करना आसान नहीं है। वो चीज़ जो यूरिया नाइट्रोजन दे सकता है, वो जैविक को देने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल पे लाने के लिए। आप ये कहते हो कि आप एक स्प्रे कर दो और आपका उसके बराबर हो जाएगा, वो असर मुझे दिखा नहीं दिखा ना। मैंने उनके हिसाब से खेत तैयार करवाया जैसे मेरे केमिकल वाले करते हैं। एक सवाल और है मेरा। हाँ। टीसीबीटी वाले जो हैं गुरुजी हैं, ताराचंद वेल जी या और ये सोल वाले हैं, इनको आपने जो आपकी समस्या थी उसके बारे में अवगत कराया? मेरी तो ना बारी बारी से ना बात होती रहती थी, उनके कई लोगों से बात हुई। एक है कि भाई आपका पैसा है, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद उसको खेत में डालना है, उससे बड़ी महाभारत है। अब मैं आपको बताऊं, शुरुआत में बताया गया, जो मैंने आपको इसी बताया ना, कि
ट्राइकोडर्मा V+ वगैरह से अगर आप एक बोतल से 5000 लीटर बना सकते हो, मेरा वो खर्चा तो हो गया। फिर शुरुआत में बोला कि सब अलग डालो, अलग बनाना कितनी महाभारत, इतनी चीजों को अलग और बनाना, उसके बाद उसको अलग अलग स्प्रे करना। आप ये देखिए कि मेरा एक 55 HP का ट्रैक्टर है, ये घंटे का 7 लीटर तेल खाता है। मतलब प्रोडक्ट के अलावा, मजदूरी के अलावा कितना तेल लगा कोई आइडिया नहीं। मेरी उनसे बहस हुई, भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा ऐसे, मेरे से तो नहीं हो रहा। आप इसमें कितना डालोगे? मेरी प्रिय जी वगैरह और कई लोगों से बहुत बात हुई। मैंने कहा जी इम्प्लीमेंटेशन, मेरा जैसा किसान जिसके पास पैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आम किसान जो कर्जा लेके, और आप लोग आम किसान वाली कहानी तो मैं आपको अलग बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मजबूरी में मुझे छोटा ट्रैक्टर और लाना पड़ा कि भैया तेल कम खाता है, स्प्रे करना है। लेकिन फिर देखो कितना स्प्रे करोगे आप, तो धीरे धीरे इन्होंने मतलब आपकी कोई हेल्प नहीं करी फिर पीछे से? कोई हेल्प नहीं करी। बाद में जाके माल बेच के फ्री हो गए, माल बेच दिया। मैं बताऊँ आपको, माल तो क्या है जी, आपने ऑर्डर दे दिया, उन्होंने भेज दिया, बात खत्म। उसमें तो कोई है नहीं। अब आप जब मैंने इशू बताया ना इनको जी, काफी दिनों बाद जाके पिछले साल, फिर उन्होंने कहा जी ऐसा करो, आप ना इनको तैयार तो अलग करो, फिर मिक्स करके डालना शुरू करो, थोड़ा सा आपका एफर्ट कम होगा, लेकिन इसमें ये चीज़ें अलग रखो, वो चीज़ें अलग रखो। अच्छा। लेकिन पता नहीं, एक साल जब मैंने 7-8 लाख का तो डीजल फूक दिया होगा, जिसमें जमीन की तैयारी भी थी, स्प्रे भी सारा ही था, बट मेरा मोटा मोटा 2 साल का डीजल का खर्चा 8 लाख रुपए। 2 साल में 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर से डीजल फूक दिया। हाँ, जमीन को तैयार करना, स्प्रे करना, ये इनके स्प्रे के चक्कर में भागते रहे। हाँ, और स्प्रे के चक्करों में 3.5 लाख का एक दूसरा छोटा ट्रैक्टर भी लेके आया मैं। अच्छा, आज कोई कॉर्पोरेट जगत से या व्यापार जगत से कोई आदमी आप ही की तरह खेती करने आना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे सर आप? उसको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? किन चीज़ों से उसको बचना चाहिए? क्योंकि आप तो भुगतभोगी हैं, आपने तो करके देखा है, जिया है ये जीवन। जो लोग ऑफिस में बैठे हैं वो वहीं पे सपने देख रहे हैं, उन्होंने जिया नहीं है ये जीवन। इसमें देखो रामशर जी, 2 चीज़ें हैं जी। अगर कॉर्पोरेट से कोई बंदा आ रहा है जी, थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए, जो हमने काफ़ी करी बट फिर भी चूक रह गई, और समझ जब बंदा कुछ सोच रहा है ना, तो डेफिनेटली उसको ना एक तो सोचना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा सा पेशेंस और उसके साथ काम करे। टाइम तो देखो जी, मुझे लगता है कि यहाँ भी वही 2-3 साल लगने, वैसे भी लगने। मेन फोकस होना चाहिए जमीन की ताकत बढ़ाना, और जमीन की ताकत है ना ऑर्गेनिक मैटर से बढ़ेगी, ह्यूमस से बढ़ेगी। वो चीज़ उसके बारे में ये बात ही नहीं करते, ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस के बारे में कोई बात नहीं करता जी। इनको तो अपना सामान बेचना है ना। ह्यूमस ही आधार है। ये अपने को समझ में आ गया है अब। ये समझ में आ गया। और ह्यूमस बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे अब खरीफ की फसल बंद कर दी, खरीफ की फसल हरी खाद के लिए, उसके अलावा जितना गोबर, आज बहुत बड़ी समस्या है उसकी उपलब्धता, लेकिन जितना होता है 10 ट्रॉली 15 ट्रॉली लेके मैं डालता हूँ। लेकिन फोकस है ना ये है कि ह्यूमस ठीक होगा, तो जो कंपनियां भी वही बात करती हैं, ये भी बात करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। बिल्कुल, वैज्ञानिक भी वही बात करते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन तो एक मापने का तरीका है, बट हकीकत में जब हम बात करें कि ह्यूमस, बिल्कुल वो चीज़ मेन है जी खेती के अंदर, वही मेन। और उसके लिए आप फोकस करो, चीज़ें अपने आप सॉल्व होंगी। स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, या तो आप है ना बाजार से दवाइयाँ खरीदो, जैविक खरीदो, केमिकल खरीदो, वो अलग चीज़ है। आपको फसल बचानी है करो, लेकिन आपका मेन फोकस अगर प्राकृतिक खेती है तो पूरा फोकस आपको ह्यूमस बनाने में देना चाहिए। जितना आप डालोगे 2 साल 3-4 साल में उसका फर्क आपको दिखेगा। अच्छा, एक बात मैं करूँगा, आप एक मेरी बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। ये तो खेती की बातें हो गई। अब कहीं ना कहीं मनुष्य के आध्यात्मिक भूख होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की वो होती है। तो इस गुरुजी ने क्या किया है, ताराचंद बेल जी ने, कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दूंगा मैं, मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान है बोल करके लोग आके सुनने लग गए, बीच में खेती की बातें करके अपने प्रोडक्ट बेच देना, दुनिया भर का झूठ परोसना समाज को। मैं इनकी मतलब भगवान की तरह पूजा करता था, मुझे आज इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर ये आज भी किसान को, जिसको इन्होंने 1000 रुपये का सामान बेचा है, अगर ये फ़ोन करके उसकी खबर लेने को तैयार हैं कि हाँ 1000 रुपये का सामान इस किसान ने सही तरह से उपयोग कर लिया और उसके ये रिजल्ट हैं, ये किसान संतुष्ट है, तो इनका भला होगा और किसान का भला होगा।
इनके बारे में आप टीसीबीटी के बारे में, ये झूठ बेचते हैं, सच बेचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा क्या अनुभव होता है, मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ और मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग करी है। जी। और मार्केटिंग का देखो जी, एक बहुत ही बेसिक फंडा है। हम्म। आप पंच लाइन समझते हैं? हाँ। हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से पहले हमारी टीम बैठती थी, मार्केटिंग एजेंसी जो बुलाते थे कि भाई पंच लाइन बनाई जाए। पंच लाइन क्या होगी? पंच लाइन से क्या होता है, बज होना चाहिए। बज मतलब हलचल होनी चाहिए। हाँ, जैसे बोर गर्जा के सो। तो क्या होता है, आप है ना खेती में आए और आने के बाद देखा कि यार इतनी दिक्कतें हैं, और फिर वो पंच लाइन आती है, बोले जी हम जो काम करते हैं उसमें आपको बोना है और घर जाके सोना है। मैंने कहा जय हो, यही चाहिए था। सही जगह आ गए। सही जगह आ गए। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी ठीक लग रहा है। फिर वो क्या कहते हैं, आपका लॉजिक भी ठीक दे रहे हैं और अपना पंच महाभूतों का ज्ञान की बात भी सही कर रहे हैं। तो उस दिन से आपको क्या हुआ, बजबड़ हिला देता है तो आप अपने आप ही जुड़ जाते हो। ठीक बात। तो उनका तो दो ही था, बम्पर फसल और आपको बोना, घर जाके सोना और बम्पर फसल लेनी। एक किसान को और क्या चाहिए? वो तो किसान के अंदर तो एक आलसी आदमी बैठा है ना, वो जो बोर घर जाके सो यही सुनना चाहता है वो। और बम्पर फसल चाहिए। हाँ, और बम्पर पैदावार चाहिए बस। हाँ। तो मैंने कहा था सारी समस्याओं का निदान ही यही है। तो ये करके हम उनसे जुड़े। लेकिन फिर मैंने देखना स्टार्ट किया जी, मैं दो बातों में आपको सारांश बताऊं जी। मार्केटिंग बहुत ज्यादा है टीसीबीटी वालों की, धरातल से, सच्चाई से। एक होता जी, हम भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं ना। सही बात है। तो गलत हम नहीं बोलते हैं, ठीक बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, आधा सच बोलते हैं। हाँ, क्योंकि हमें बस क्रिएट करनी है। हाँ। जो समस्या आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरह से बड़ा मतलब करना कि आम किसान तो पागल हो जा रहे, यही तो चाहिए, यही तो समस्या है। हाँ। और जब ये होने लगता है, आदमी जुड़ता जाता है, और जब वो 2 साल निकाल लेता है तब देखता है कि यार क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। तो बीच में फिर मार्केटिंग थी कि इस किसान ने इतना कमाया, इतना कमाया। मैं एक चीज़ मानता हूँ जी, किसी का कोई मार्केट है तो मार्केट की वजह से कमा सकता है। प्राकृतिक खेती किसी पद्धति से करे, चाहे टीसीबीटी से करे, सुभाष पालेकर से करे, मार्केट उसको पैसा नहीं देगा जी। या गो आधारित करे, किसी भी करे जी। मेरा कॉर्पोरेट में पेनिट्रेशन है, मेरा कॉर्पोरेट में नॉलेज, वो अपना एक सर्कल है। ठीक बात है। मैं अपने हिसाब से, चाहे मैं किसी भी पद्धति से कर रहा हूँ, मैं जो बेचूंगा पैसा मार्केट में, ठीक है, वो मेरे सर्कल पे बेचूंगा। और मैं सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफाइड टीसीबीटी वजह से नहीं हूँ या किसी और पद्धति से नहीं हूँ, बट मैं सर्टिफाइड हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ, सर्कल में देखो जी मेरा प्रोडक्ट अब सर्टिफाइड है, नेचुरल है। मुझे अंदर से पता है मैं नेचुरल काम कर रहा हूँ, लेकिन सर्टिफाइड हूँ। इस बात के ऊपर मैं अपने सर्कल में माल बेचता हूँ, तो उसमें किसी पद्धति का कोई योगदान नहीं है। अच्छा, आपकी जो प्रोफाइल और पैकेज के बारे में देखो रामेश्वर जी, थोड़ा सा ऑलमोस्ट 25 साल, मतलब 24 साल से ऊपर टाइम हो गया टेलीकॉम के अंदर ना काम करते हुए। अच्छा। और मैं HFCL करके एक हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है जी, जो कि टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स बनाती है और बड़े बड़े ऑपरेटर्स BSNL, रिलायंस, वोडाफोन, आइडियाज़ को बेचती है जी। तो वहाँ पे मैं बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट देता हूँ जी। तो जब मैंने मतलब यहाँ पे आया था, उससे पहले मेरा पैकेज लगभग 1.25 करोड़ के आसपास। 1.25 करोड़ का पैकेज था। हाँ जी। बट पैकेज, अच्छा, पैसा ही कमाना होता तो फिर आप वहीं कॉर्पोरेट करते। ठीक, वो पैसा आप खेती में नहीं कमा पाओगे अनलेस अनटिल आपके पास एक प्रॉपर प्लान। लेकिन आम किसान की हम बात करें तो आम किसान के लिए, जो आम और छोटे किसान को क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक के जो आपका अनुभव और पढ़ाई का ज्ञान है, आपको 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज यूं ही तो नहीं देते थे। नहीं, आप बुद्धिमान थे और कर्मयोगी थे, इसलिए आपको कंपनियां इतना पैसा देती थी। तो अब आप भारत का जो आम किसान है, जो इस भ्रमजाल में फंसता है, उस आम किसान को क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चों का जीवन यापन ठीक से कर सके, कर्जे में नहीं डूबे, या कर्जे में जो डूबा हुआ है वो बाहर निकले? मुझे देखो 3 चीजें हैं। अच्छा। 2 चीजों में डिवाइड करते हैं जी। एक तो किसान जो आम फसल लेना चाहता है, एक किसान जो बागवानी या सब्जी करना चाहता है। ठीक है। आम फसल लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसको तो सिंपल ये है, कुछ मत करो, जैसे कर रहे हो करते रहो, साथ में चीज़ों को धीरे धीरे कम करना शुरू करो, एकदम से मत करो। जो डाल रहे हो जैसे यूरिया है, उसको आप 1 महीना गोबर में पड़े रहने दो और गोबर को फिर बाद में छिड़काव कर दो।
क्या फर्क? हाँ सही बात है। आप सीधा मत डालो, हाँ उसका डीएपी है, हाँ डीएपी को उसके करके डाल दो, हाँ। एसएसपी टाइप की चीज़ बंद कर दो जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बिल्कुल बिल्कुल। और गोबर की मात्रा हरी खाद का थोड़ा सा प्रोविजन कर दो, तो उनको तो बीमारियां जो आती थी उससे कम धीरे धीरे होंगी। 2-4 साल कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ाओ। हाँ हाँ। जहाँ बागवानी की बात आती है हम्म। और इसकी बात आती है आपकी सब्जियों की, जी उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैविक खेती के अंदर ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहते हैं ना, कि आप बिल्कुल। पहले से ही उसको करो। तो जैविक खेती के अंदर ये चीज़ देखी है मैंने जी कि आप शुरू से ही फसल सब्जी लगाइए, शुरू से ही आप जैविक, जैसे कि नीम ऑयल हो गया, या आपके एक साइंटिस्ट का मैं देखा था कि नीम खली और गोबर और गोमूत्र को पूरा एयर टाइट एनोरिक बना के तैयार करके ऐसी चीज़ों को लगातार स्प्रे करते रहो। अच्छा। बीमारी आने की संभावना कम है। अगर आपके पास पेशेंस कम है, पैसा है, तो आप ऊपर की दवाइयाँ डालते रहो। बट आम किसान के लिए तो ये है कि छोटे लेवल पे कर सकता है बगैर ज़्यादा खर्चा किए हुए, बट उसके से उसकी मेहनत थोड़ी बढ़ती है कि उन चीज़ों को तैयार करना है और तैयार करके डालता रहे। घर का प्रोडक्ट है, गाय है तो गोबर गोमूत्र नीम की खली जो है ना, जो देखा मैंने। ऐसा कोई किसान को भी जानते हैं साहब आप जो टीसीबीटी से सफल हुआ है? कहीं सुना आपने, देखा, या आप अपनी बुद्धि से कह सकते हैं कि टीसीबीटी को से ये किसान सफल हुआ है? मुझे तो ना अभी तक ना सक्सेस स्टोरी की डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही। मैं तो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सक्सेस स्टोरी है क्या? मेरे लिए सक्सेस स्टोरी क्या है? जी एक किसान वो संतोषी वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट कितना भी संतोषी हो, उसको भी जीविका चलानी है, उसको घर भी चलाना है। वो बगैर हेरा फेरी करे हुए घर भी अच्छे से चला रहा है और समाज का भी ध्यान रख रहा है, ठीक बात है, और प्रकृति का ध्यान रख रहा है। वो तो सक्सेस स्टोरी है। अगर कोई किसान यहाँ झूठ करके और दिखा रहा है कि जो समाज का भला कर रहा है, वो गलत है। दूसरी बात, एक किसान अपने बलबूते पे मार्केट बनाता है और माल बेचता है, तो टीसीबीटी की सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती। टीसीबीटी ने आपको पूरी मार्केटिंग दे दी। टीसीबीटी की वजह से ऐसे 5-10 किसान होंगे जिससे कि उनके बीज बिक जाए, उनका सामान थोड़ा बिक जाए। तो उसमें टीसीबीटी का रोल क्या था? टीसीबीटी का रोल तो ये था कि भाई हमने 10 किसान ऐसे खड़े कर दिए, उनके सामान भिजवा दिया, उसकी कमाई हो गई। अरे हम तो बात कर रहे हैं आम किसान की। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास 1000 किसान जुड़े हैं, तो 1000 किसानों की कहानी वही होनी चाहिए ना, माल सबका बिकूंगा। मैं खुद कहता था कि जी तो मैं भी बेच रहा हूँ, आप कुछ अच्छी प्राइस दिला दो तो आप भी हेल्प करो। पिछले साल भी बात करी, इस बार भी बात करी मैंने। फिर ये सोल वालों से भी बात की, तेज जी वगैरह से, मैंने कहा माल बिकवा सकते हो क्या? कोशिश करते हो। माल जो प्रोडक्शन आ रहा है किसान का वो, हाँ, मैं अपने के लिए भी बात कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि सक्सेस नहीं, ये तो यही किसान को इस तरह लूट रहे हैं जी। सक्सेस स्टोरी एक किसान की नहीं बन सकती। सक्सेस स्टोरी मिशन की बनेगी, सक्सेस स्टोरी संगठन की बनेगी कि जितने लोग जुड़े हैं ना, सबका माल बिक रहा है, सब खुश है। संतोष के अलावा घर भी बढ़िया से चल रहा है, समाज का भी भला कर रहे हैं, प्रकृति का भला। तो आप मानते हो टीसीबीटी में कोई संगठन है? मैं तो भेड़ियों का झुंड कहता हूँ उसको। भेड़िए हैं, किसान की बोटी नोचते हैं, जिस भेड़िए को ज्यादा बोटी मिली वो नोच के भाग गया। नहीं, यहाँ संगठन है ही नहीं। है ही नहीं ना संगठन नहीं है। हाँ, ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कमर्शियल भी नहीं है। अगर ये कहते हैं, मैं आज कहूंगा ताराचंद बेल जी को, एक मिनट के लिए साहब, मैं ताराचंद बेल जी को इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल इतना कह दो कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं लोगों को खेती सिखाता हूं, मेरे 4 प्रोडक्ट बेचता हूं, मिट्टी बेचता हूं, पैसा कमाने के लिए आया हूं, हम उसका कुछ नहीं करेंगे, भाड़ में जाए ना, और भी तो कंपनियां कमा रही हैं, वो भी कमाए, हमारा क्या लेता है। लेकिन वो झूठा धर्मगुरु बन के लोग उसके चरणों में लेटते हैं और उन्हीं लोगों को ठगता है। देखो, मैं ये कह सकता हूं कि ताराचंद बेल जी ने आज तक जो उसको मिला है उसको नहीं ठगा हो, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा। देखो, इनका मैं इसलिए कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव जो देख के लगता है ना, हाँ जी, पैसा कमाना है, तो ये कहते हैं ना, ऊपर का वो क्या बोलते हैं, चोला या अपना ये मुखोटा, तो मतलब एक बना रखा है, बट संगठन है ही नहीं इनका। ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग काम करते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज आपको बताऊं, मैं ना कोई ज्ञानी नहीं, कॉर्पोरेट का बंदा आया हूँ। खेती देने में जरूर है, 25 साल खेती से दूर रहा हूँ, बट आज मुझे समझ में आ गया, ये जो पंच महाभूति खेती की बात करते हैं ना, पंच महाभूति खेती कैसे होती है, इनसे सीखने की कोशिश करी। बट आज मैं कह रहा हूँ कि पंच महाभूत
एक आदमी या मानव जाति या हमारे बस की बात ही नहीं ठीक करनी। हमें प्रकृति को प्रकृति के तरीके से छोड़ोगे तो शायद पंचमहाभूत ठीक हो अपने आप हो जाएंगे, अपने आप होंगे। अगर कोई ये बहुत कहता बड़ी है, बात कही आपने। कोई ये कहता है कि इसमें ये करने से ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। हमारे बड़े बुजुर्ग आज से 30 साल पहले तक करते आ रहे थे, 2 ही फसल लेते थे। बिल्कुल। 3 महीने जमीन को बाह लगा के तपने के लिए छोड़ा जाता था, तो जाके कहते हैं ना पंचमहाभूतों में अग्नि तब ठीक होती थी, और उसको सूर्य के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। खाली जमीन पड़ी रहेगी, धूप पड़ेगी, हाँ, तो उसका टेम्परेचर ठीक होगा। नीर की डेफिनेशन ही बदल दी है। नीर का मतलब इनके ये है कि भाई जमीन के अंदर अब ह्यूमस बन गया, ये कुछ हो गया तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उनको तो नीर की पंचमहाभूत ठीक करने के नाम पे अपनी मिट्टी बेचनी है ना। इनके जितने भी सक्सेसफुल किसान है ना, उनका काम मैं बताऊं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। ठीक बात है। जमीन के पानी का दोहन करके खत्म करने में लगे हुए। तो हम भी कमर्शियल खेती कर रहे हैं, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि उनके जितने भी किसान हैं, पंचमहाभूत की खेती ना कहें तो अच्छा। क्यों? पंचमहाभूत में अगर आप जहर मुक्त कर लो, कोई जहर मुक्त तक ठीक है। लेकिन पंचमहाभूत कहना, जहाँ पे प्रकृति के लिए आप क्या कर रहे हो यार? गाय पाल लिया आपने, गाय की सेवा कर रहे हो, मान लिया, बट गाय को आपने एक बाड़े में रखा हुआ है, नीचे का पानी छोड़ नहीं दो। एक कुआं सूख गया, दूसरा कुआं खुदवा लिया, दूसरा सूख गया, तीसरा खुदवा लिया। आप भी कमर्शियल खेती करो, जहर मुक्त, मैं भी वो कर रहा हूँ, बट मैं इसको पंचमहाभूत खेती कहने के खिलाफ हूँ। बिल्कुल सही बात है। पंचमहाभूत तो मैंने देख लिया, हमारे बुजुर्ग जो करते थे, वो आज से 30 साल पहले तक हमारे यहाँ पे सण बहुत होता था, सण को बहुत मिलाया जाता, गुआर बहुत होता, गुआर को मिलाया जाता, और गोबर भी डालते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो ह्यूमस बनाने में काम करते थे, उनको लॉजिक नहीं पता था क्या हो रहा है, बट परंपरा चली आ रही थी, परंपरा को तोड़ दिया गया। पानी था ही नहीं जी, कुएं में मोटर थी नहीं, बारिश के उसको होता था, वो होता था कि नीर है, जो नीर तत्व है वो था। आज आप नीचे पानी नहीं छोड़ रहे, ऊपर पानी नहीं छोड़ रहे हो, तालाबों को गंदा कर रहे हो, तो बाकी सबकी क्या बात करें। आपका बहुत समय लिया। अब आपसे आखिरी एक सवाल ये है कि आप आज जो टीसीबीटी से खेती कर रहे हैं, उन किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो इनके चंगुल में फंस चुके, उनको किन बातों का ध्यान देना चाहिए? कैसे वो बाहर निकल के और अब इस कर्जे से अपने आप को बचा करके और वापस स्टेबल हो सकते हैं, समाज दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक बच सकते हैं? सबसे बड़ी है ना, आज की तारीख में किसान जो जैविक की तरफ जाना चाहता है ना जी, समस्या यही है, करे क्या? खाद कहाँ से लाए, खाद कैसे बनाए? क्योंकि फसल को तो सब कुछ चाहिए बिल्कुल, और वो चीज को कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ेगा कि मेन आधार जमीन है, और आधार को ठीक करो। पहली चीज टीसीबीटी है, कोई भी दवाइयाँ या खाद बनाने वाली कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना डिब्बे बिके उतना अच्छा है, उतना पैसा आएगा। हाँ, उसमें जैसे मेरे से गलती हुई, बाद में पता चला, जैसे जीवाणु खाद वगैरह जो मैंने बहुत डाली, उसके ऊपर आज भी वो लोग फॉर्मूले में वही डालते हैं, 200 लीटर ड्रम, 200 लीटर ड्रम, वही लिख के छोड़ देते हैं, वही छोड़ के जगह ज्यादा बिकना चाहिए ना। हाँ, तो वो सारी ये कहीं नहीं बताते कि इसको फर्मेंट करते जो बार बार, ये इतना ही खरीदो। मैं तो आज ये कहता हूँ कि भाई, ये कहते हैं कि नहीं होती ना, तो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई होती है, लिक्विड भी होती है, पाउडर भी होती है, और वो कहते हैं वैज्ञानिक कि अच्छी ट्राइकोडर्मा ले आओ, और उसको आप ढंग से मेंटेन करो तो जिंदगी भर मल्टीप्लाई कर सकते। बिल्कुल, यानी कि आप 500 रुपये 1000 रुपये की एक बार लाओ और उसको जीवन भर चलाते रहो। हाँ, और आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन आ गया है, तो 5-6 हज़ार बाद चेंज कर लो, 2-4 साल बाद फिर एक डब्बा ले आओ। इनकी तरह हजारों डिब्बे तो लाने की जरूरत नहीं है। तो वो जरूरी है कि इनके प्रोडक्ट्स में अगर ये कहते हैं दिक्कत है तो छोड़ दो। मैंने तो छोड़ ही दिया। मैंने आपने छोड़ दिया टीसीबीटी से मैंने पिछले 5-6 महीने से मुझे नहीं लगता मैंने कुछ सामान मंगवाया। क्योंकि अब 4-5 महीने पहले तक का ही आपका 19 लाख का सामान आ चुका। हाँ जी, 2 साल। इस 4-5 महीने में कुछ नहीं मंगवाया। क्योंकि दिक्कत वही है कि प्रोडक्ट के बारे में फैक्ट सही नहीं बताते हैं। ट्राइकोडर्मा इनका अच्छा होगा, मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, बट उस एक ट्राइकोडर्मा को मेरे को 10 गुना लगाना पड़ा, जो कि मैं कॉस्ट को 10 गुना कम कर सकता था। ऐसे ही प्लस है, वो भी फंगस है, उसको भी कम कर सकता था मैं, मल्टीप्लाई करके जो इन्होंने बताया नहीं। हाँ, फिर बहुत करके अब जाके मतलब पिछले 6-8 महीने से
आया कि ठीक है आप मिक्स करके चला लो, नहीं तो पहले तो सब अलग चलाओ, मतलब इतना जटिल, इतना मुश्किल कर दिया ना। मैं इनके साथ बहुत बहस करता था, मैंने कहा जी मेरा जैसा किसान नहीं कर पा रहा है। तब ये बात करते थे जी हम चंडीगढ़ में बड़ा शानदार फार्म बना रहे हैं, आप एक बार आना। चंडीगढ़ के फार्म वालों ने भगा दिया इनको। टीसीबीटी ने चंडीगढ़ में फार्म शुरू किया था किसी का लेकर के, तो वहाँ 45 लाख रुपए खर्च करके और 2 लाख रुपए का गेहूं प्राप्त किया इन्होंने, 45 लाख रुपए की दवाई पता डाल नहीं, के। मेरी तो बात फार्म हो वाले रही ने थी इनको कि- भगा दिया, और आज भारत में कहीं भी कोई इनके धोखे और भ्रमजाल में नहीं आ रहा। केवल नए लोग आ रहे हैं जिनको ये लूट करके और फिर पीछे हो जाते हैं, फिर 4 नए लोग पकड़ लेते हैं, फिर उनको लूट लेते हैं। पुराना आदमी में क्या कमी रही है वो बताने का बिल्कुल भी कष्ट नहीं करते। नहीं करते जी। मैं उनको बार बार कह रहा था जी आपका है ना ऑब्जेक्टिव आम किसान है ही नहीं, आप मास लेवल पे बढ़ना नहीं, कनेक्ट नहीं होना चाहते हो। हाँ, मेरा जैसा किसान भी मुश्किल में है, तो आम किसान क्या करेगा? क्या करेगा? वो कितना ड्रम लाएगा, कितनी होदी बनाएगा, कितना खरीदेगा, कहाँ से ट्रैक्टर लाएगा? नहीं, ड्रम व्रम की तो जरूरत ही नहीं है। हमने देखे हैं इनके जो 300-300 एकड़ के किसान है ना, उनके पास कोई ड्रम नहीं है। जो अपने आप को तथाकथित टीसीबीटी के सफल किसान बताते हैं, पिछले दिनों तक उनके पास ड्रम जैसा कुछ नहीं था। ड्रम, टंकी, घोड़ना, ये सब कुछ नहीं था। अच्छा। वो वैसे जुबानी देते थे पौधे को। आप जानते हो जुबानी देना, जैसे गुरुजी देते हैं ना चेलों को जुबानी ज्ञान, अच्छा। वैसे वो पौधे को जुबानी बैक्टीरिया दे देते थे। अच्छा। और टीसीबीटी खेती उनकी खड़ी हो गई थी। अच्छा। हाँ, ऐसे भी होता है, आपने नहीं सीखा। पूरा झूठ और भ्रम का मायाजाल फैलाया जा रहा है, तो इससे जहां तक परमात्मा हो इन भूतों से बचाए। और इतना ही करते हुए आपसे विदा लेंगे साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी। और लास्ट में आप दर्शकों को आप अपना मोबाइल नंबर तो बीजी आदमी नहीं शेयर कर पाएंगे, आप अपना मेल आईडी शेयर कीजिए, ताकि कोई कहीं से भी कोई आदमी आपको मेल करे, आपको जब समय मिले उनको आप जवाब दीजिएगा। मैं आपकी मेल आईडी इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल, कोई भी भाई बंधु मेरे को मेरे मेल आईडी है kailash.chillar@gmail.com। एक बार स्पेलिंग बोल दो। KAILASH Kailash.chillar CHILLAR@gmail.com। आप कभी मेल डालिए, 12 घंटे में आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रयास तो करो। हाँ, नहीं करना चाहिए। हम एक कदम चलेंगे तब अगला एक कदम